मायावती के पास भी तो सिमट के 8% वोट रह गया है। लेकिन वो 20 गिन नहीं है सर। नहीं, वो गिनने को हम 50 गिने, लेकिन हमारे गिनने से तो 50% नहीं हो जाता। लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति है उसको वो लेके चले तो आज अगर समाजवादी पार्टी के यादव 8% है तो उनके पास भी दलित वोट बैंक तो 8% बचा हुआ है। मायावती का फार्मूला पीडीए के आसपास कहीं नहीं है। आसपास कहीं नहीं है और न हो सकता है। जब भी आप 2 स्टैंड लेंगे तो फिर आप न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। तो ये एक परसेप्शन बन गया है कि मायावती दलित वोट बैंक जो भी उनके पास है उसको अपने पास लेके भारतीय जनता पार्टी की बैकडोर से मदद कर रही है। मायावती जी को ये तय करना होगा, एक स्टैंड लेना होगा कि वो इधर है कि उधर है। परसेप्शन बना हुआ है कि वो बी टीम है, मुसलमान कतई उसमें नहीं जुड़ेगा। मुस्लिम समाज आएगा कब? जब ये परसेप्शन आप देंगी कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं, तो वो चाहती है गुडी गुडी उधर भी रहे, गुडी गुडी इधर भी रहे। कि जब पूरे देश का एक समीकरण बना हुआ है एंटी भारतीय जनता पार्टी, तो उस कॉम्बिनेशन में ये क्यों बाहर है? मायावती की राजनीतिक गिरावट का या उनके कद का घटना, पार्टी का घटना का मुख्य कारण ये रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में जाने लगी है। 9 अक्टूबर की रैली के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती और बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब का बताया जा रहा है कि जोश हाई है और लग रहा है कि उनको कि अब ग्राफ बढ़ रहा है और 27 में सरकार भी बना लेंगे। हमारे साथ पत्रकारिता जगत का बड़ा नाम प्रमोद गोस्वामी सर हैं। सर, इससे पहले भी मायावती को लेकर के हम लोग चर्चा हुई थी, आज भी मायावती को लेकर चर्चा होगी। 9 अक्टूबर के बाद क्या लगता है आपको, कुछ मायावती का या बसपा का कुछ ग्राफ बढ़ता आपको नजर आ रहा है? 9 अक्टूबर नहीं, निश्चित रूप से मायावती ये भरपूर कोशिश कर रही हैं कि हम सरकार बने न बने, लेकिन वो इस बात के लिए पूरी तरीके से चिंतित हैं, परेशान हैं कि पिछले कई वर्षों से उसके बाद से उनका वोट बैंक बराबर गिरता चला जा रहा है। उनकी पार्टी के जो कद्दावर नेता थे वो निकलते जा रहे हैं या निकाले जा चुके हैं, और जो उनका वोट बैंक लगभग 19-20% था वो वोट बैंक घट के 7-8% पर आ गया, जो उनका दलित समाज का वोट बैंक था, जो उनकी नींव थी। जिस कॉम्बिनेशन जातिगत समीकरणों को बैठा के वो लड़ती थी, तो वो खुद ही उनका जो समीकरण था दलित का वो उनका बिगड़ गया था। उसकी वजह से वो चिंतित थी और अब उन्होंने 9 तारीख को उन्होंने एक बड़ी रैली बुलाई और वहाँ लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की, विशेष रूप से दलित समाज को संदेश देने की। हालांकि उन्होंने सर्व समाज की बात करी उसमें, लेकिन उनका मुख्य मकसद था कि जो दलित समाज हमारा थोड़ा छिटका है वो फिर हमारा पहले के काशीराम जी के समय में जिस ढंग से उन्होंने जोड़ा था उसको जोड़ के फिर हमारे साथ या बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हो। बेसिक बात ये थी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो मायावती के साथ विडंबना ये है कि वो दलितों की पैरवी की बात करती हैं, दलितों के लिए उन्होंने लड़ाई भी लड़ी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद दलितों को वो 3 बार सत्ता में रहीं, बल्कि उसको 4 बार कह लीजिए, मुलायम सिंह के साथ भी सत्ता में रहीं, लेकिन दलित समाज का जो निचला स्तर था उससे ऊपर अपलिफ्टमेंट में उनका कोई बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाया या उसके लिए कोई वो बहुत नहीं कर पाए। इसीलिए धीरे धीरे दलित समाज भी सिमटता चला गया। अब वो भरपूर कोशिश कर रही हैं कि एन कैन प्रकारन कैसे भी उस समाज को जोड़ा जाए। उसके साथ साथ जो और जातिगत समीकरण हैं, विशेष रूप से जो मुस्लिम समाज है, उसको जोड़ने के लिए उन्होंने वो भी वहाँ संकेत और संदेश देने की कोशिश की। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जैसे रैली के बाद फिर हुआ कि बड़ा सैलाब उमड़ा और बहुत दिन बाद रैली थी, बड़ा सक्सेसफुल रही, तो उसके बाद लगातार मायावती एक के बाद एक मीटिंग कर रही हैं। अभी जो उन्होंने फार्मूला तैयार किया है सर, वो डीएम यानी दलित और मुस्लिम। तो उनका दावा है कि 20% दलित और 19% मुसलमान, यानी 39% हो गया। और यादव जो है समाजवादी पार्टी के साथ जो यादव समाज है वो 8% सिर्फ है, और जब मुस्लिम मिलता है 19% तो 27% होता है। उसके अलावा उन्होंने कहा यादव समाजवादी पार्टी के पास कोई बेस वोट नहीं है। तो ऐसे में अगर मुस्लिम दलित के साथ मिलकर के बसपा के साथ जुड़ जाए तो वो सरकार बना लेंगी। तो आपको लगता है सर कि डीएम और पीडीए पर भारी पड़ेगा या कुछ असर दिखेगा आपको? नहीं, देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है, अगर मायावती ये बात कह रही हैं कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के पास 8% वोट है,
उनका यादव समाज का, बाकी 19% मुस्लिम का लेके वो कॉम्बिनेशन बना के और वो सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। तो ये भी तो एक महत्वपूर्ण बात है कि मायावती के पास भी तो सिमट के 8% वोट रह गया है। लेकिन वो 20 गिन नहीं है सर। नहीं, वो गिनने को हम 50 गिने, लेकिन हमारे गिनने से तो 50% नहीं हो जाता। लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति है उसको वो लेके चले तो आज अगर समाजवादी पार्टी के यादव 8% है तो उनके पास भी दलित वोट बैंक तो 8% बचा हुआ है। 8-9 कह लीजिए, 7 कह लीजिए, 12 बिखर गया। 1% आगे कर लीजिए, 1% कम कर लीजिए, लेकिन उनका भी तो समाजवादी पार्टी के साथ ही वोट बैंक का लेवल है। तो मुस्लिम वोट बैंक वहाँ क्यों जाएगा, नंबर 1। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, मायावती की राजनीतिक गिरावट का या उनके कद का घटना, पार्टी का घटने का मुख्य कारण ये रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में जाने लगी है। क्या कारण है कि जब पूरे देश का एक समीकरण बना हुआ है एंटी भारतीय जनता पार्टी, तो उस कॉम्बिनेशन में ये क्यों बाहर है? मतलब एक बड़ा अच्छा ठीक है, मतलब उनको एक स्टैंड लेने पर, जब भी आप 2 स्टैंड लेंगे तो फिर आप न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। वही स्थिति मायावती के साथ है, न वो घर की है न घाट की है, न वो बीजेपी के साथ जुड़ रही है। तो बीजेपी के साथ जुड़ जाए और वहाँ से एक नीति स्पष्ट करें कि नहीं ठीक है, हम इनके साथ जुड़ेंगे और इनके साथ चुनाव लड़ेंगे। तो जैसे संजय निषाद, ओम प्रकाश राजा जुड़े हुए हैं, कोई भी हो, और भी दल है, मतलब अपना दल है, तो अनुप्रिया पटेल जुड़ी हुई हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं। तो एक स्टैंड तो क्लियर करना चाहिए। और उससे ये पूरी तरीके से राजनीति में, देखिए राजनीति परसेप्शन की होती है, जो परसेप्शन बन जाता है फिर वैसी ही बयार बहने लगती है। तो ये एक परसेप्शन बन गया है कि मायावती दलित वोट बैंक जो भी उनके पास है उसको अपने पास लेके भारतीय जनता पार्टी की बैकडोर से मदद कर रही है। इस वजह से उनका दलित वोट बैंक भी खसका, मुस्लिम भी खसका, और जो पिछड़ा जो थोड़ा बहुत था वो भी खसका, और आज वो 7-8% पे आके सिमट गई है। अगर इस रणनीति में बजाय इसके कि वो मतलब एमडी जो मतलब बनना चाह रही हैं, तो एमडी बनने के लिए ज़रूरी है मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन जो बनने का एमडी का उनका फार्मूला है, उससे पहले उनको ये तय करना पड़ेगा कि हमारा स्टैंड क्या होगा। हम सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ होंगे या सांप्रदायिक शक्तियों के पक्ष में होंगे। तो एक निर्णय तो लेना पड़ेगा। या तो वो मतलब अकेले 7% पे वो क्या करना चाहती हैं, इसका सीधा सीधा संदेश है कि वो कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को मदद करना चाहती हैं। और ये भी रैली के बाद संदेश गया कि इसमें कहीं ना कहीं पीछे से बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी ने इस रैली को सफल बनाने में और लोगों को जुटाने में और बड़ी भीड़ इकट्ठा करने में भारतीय जनता पार्टी का योगदान रहा है। तो ये जो परसेप्शन है वो सही है कि गलत है, इस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन समाज में जब ये परसेप्शन बन जाएगा कि इस रैली को बड़ा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मदद की या समाजवादी पार्टी ने मदद की, तो ये परसेप्शन जो बनेगा ये आपको नुकसान देगा, भले ही की हो या ना की हो। तो सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी को, मायावती जी को ये तय करना होगा, एक स्टैंड लेना होगा कि वो इधर हैं कि उधर हैं। वो पेंडुलम के तरीके से हैं, जैसे दो नाव पर पैर हैं। हाँ। और ये कह लीजिए घड़ी का जो पेंडुलम होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो वो स्थिर नहीं रहता। और ये उनकी जब तक इस रणनीति को तय नहीं करेंगी, इस पर वो मंथन नहीं करेंगी कि हमको क्या स्टैंड रखना है, तब तक वो परसेप्शन बना हुआ है कि वो बी टीम है। मुसलमान कतई उसमें नहीं जुड़ेगा, किसी कीमत पर नहीं जुड़ेगा। जो थोड़ा बहुत है, जो 1%, आधा परसेंट, 1% जो भी शिफ्ट हो जाए, मुझे लगता है वो भी मुश्किल से होगा। एक तरफ वो बड़ा नेता शमसुद्दीन राइन को पार्टी से निकाल देती हैं, उसके कुछ दिन बाद मुस्लिम समाज के जितने बीएसपी में जुड़े लोग हैं पूरे प्रदेश में उनको बुला कर उनके साथ मीटिंग करती हैं, एक पीली फाइल देती हैं, कहती हैं कि मुसलमानों के लिए हमने अपनी सरकार में 100 काम किए थे, उनको गिनाइए और आप बीएसपी के साथ जुड़ के दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन के साथ आप सत्ता में आइए सरकार में। नहीं, सवाल फिर महत्वपूर्ण वही है। हाँ। कि आप ये बताइए कि मुस्लिम समाज किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी से गुरेज करता है, उनके साथ जाने से परहेज करता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो मुस्लिम समाज आएगा कब?
जब ये परसेप्शन आप देंगी हाँ, कि कि बीजेपी हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े एकदम हैं, खिलाफ, हाँ बिल्कुल। तो वो चाहती है गुडी गुडी उधर भी रहे, गुडी गुडी इधर भी रहे। तो ना तो उधर गुडी होगी, और ऐसे में मुसलमान वो लाख कोशिश कर लें, लाख अपने 1 लाख अपने ये गिना दें कि साहब हमने इतना काम किया था मुस्लिम समाज के लिए या दलित समाज के लिए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उनको ये तय करना पड़ेगा, मुस्लिम और दलित गठजोड़ बनाने से पहले अगर मुस्लिमों को जोड़ना चाहती हैं तो उनको ये स्पष्ट नीति अपनानी पड़ेगी कि वो कहाँ खड़ी हैं। उसके पहले मायावती का कोई फार्मूला काम नहीं करेगा। उसके ये एमडी फार्मूला ही खाली हवाबाजी और बयानबाजी है, इससे कोई लाभ नहीं। पीडीए के इर्द गिर्द बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं। नहीं, पीडीए के साथ ही जुड़ा हुआ है मुस्लिम समाज। हाँ, वही कह रहे पीडीए, वो मायावती फार्मूला पीडीए के आसपास कहीं नहीं है। आसपास कहीं नहीं है, और न हो सकता है, न हो सकता है, क्योंकि जब आपकी एक नीति ही अस्पष्ट है, पहले तो अपनी नीति को स्पष्ट करना पड़ेगा कि हमारी नीति क्या है, हमारी सोच क्या है। मुसलमानों को अगर आप वोट चाहते हैं तो उनको तो ये स्पष्ट संदेश देना पड़ेगा लाउडली कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। अब वहाँ प्रत्याशी खड़ा कर देती है, उस पर जो बढ़ जाता है उसका भारतीय जनता पार्टी को तो लाभ मिलता है। तो ये परसेप्शन गया है। हाँ, चुनाव भी अकेले लड़ेंगे। हाँ, और तारीफ भी बीजेपी की करेंगे। न बीजेपी की तारीफ करें, लेकिन उसके बाद भी अगर आप खड़े हैं तो ये संदेश तो यही जा रहा है, परसेप्शन तो यही बनना है कि आप जो है वो इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने के लिए और एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए आप मोहरा बनी हुई हैं। जी, जैसे रैली में हुआ, उन्होंने 2 शब्द ही कहा ना, लेकिन वो पूरी रैली पे वही चर्चा हुई कि उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की। वही मैंने सफाई देनी पड़ी। नहीं, तो ये अच्छा आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की राजनीति को ले लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगर मुस्लिमों की नाराज़गी 20% है, तो योगी जी के विरुद्ध जो है मुस्लिम समाज की जो नाराज़गी है वो 50% है। तो ये तारीफ करके आप क्या संदेश, मुस्लिमों को जोड़ने का संदेश देना चाहती हैं? एक तरफ आप कहना चाहती हैं कि ये मुस्लिम समाज हमारे समाज का हिस्सा है, दूसरी तरफ आप ये कहना चाहती हैं कि मुस्लिम पाकिस्तान जाए, तो मुस्लिम कैसे आएगा जब क्लियर ही नहीं है। मुझे लगता है कि मायावती इसमें बड़ी गफलत में है। मायावती को ये समझ में नहीं आ रहा है, या तो ये बात है, और या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो आय से अधिक संपत्ति के मामले हैं उस मामले में मायावती को डरा धमका के रखा है, और मायावती बुरी तरीके से डरी धमकी हुई है। दलित भी उस हिसाब से आने वाली चीज़ें नहीं है। सर, बिहार चुनाव कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव इसमें चरम पे है, और समाजवादी पार्टी यहाँ से बीजेपी, मतलब उत्तर प्रदेश की इतना बड़ा सर प्रचार उत्तर प्रदेश से कभी हुआ है बिहार में कि मंत्री पूरी पार्टियाँ सब उतर जाएं? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि दूसरे राज्य में समाजवादी पार्टी में चाहे मुलायम सिंह रहे हों, नैतिक रूप से समर्थन दिया, या उन्होंने जाके मुलायम सिंह ने जाके कहीं एक जनसभा कर दी, लेकिन सवाल अब बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में जो एनडीए है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको पिछले कई इलेक्शनों में वो बराबर कोशिश करते रहे हैं, और कहीं न कहीं वोटों का बिखराव होता रहा जिसका लाभ उनको मिलता रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी, और चूंकि बिहार का इलेक्शन खाली बिहार में सरकार किसकी बनेगी इसको लेकर तो है ही, इसके साथ साथ इससे बड़ा मैटर ये है, ये बड़ी बात ये है कि बिहार का इलेक्शन केंद्र की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए भी डू एंड डाई है, और विपक्ष के लिए भी, इंडिया गठबंधन के लिए भी डू। इसीलिए इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से लगा हुआ है कि बिहार से आप देखिएगा, बिहार के इलेक्शन के बाद देश की राजनीति के समीकरणों में कहीं ना कहीं उथल पुथल मचेगी। भूचाल आएगा कि नहीं आएगा ये तो अभी कहना प्रीमेच्योर होगा, लेकिन केंद्र की राजनीति में उथल पुथल होगा। और जो वहाँ की हालात है, उसके हालात से जो विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद हो के और इकट्ठा हो के भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार को जो आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है। अभी आप देखिए शाह साहब की वहाँ सभा हुई, उसको लेके जो सम्राट को बोलना था उनको रोक दिया गया, क्योंकि भीड़ भी नहीं हो पाई थी और थोड़ा सा हो हल्ला हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि तत्काल जो है अमित शाह साहब को बुलवाया जाए, तो अमित शाह साहब को बुलवा दिया गया। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक रहे हैं, जो उनके प्रतिनिधि रहे हैं, उन लोगों को दौड़ा रही है वहाँ की जनता। तो कहीं ना कहीं ये संदेश तो ये जा रहा है कि बिहार की अब की चुनावी लड़ाई
बड़ी तगड़ी है और बड़ी कांटे की लड़ाई हो रही है, जिसमें तेजस्वी, अखिलेश और ये सारे लोग मिल के कांग्रेस, हालांकि ये बात भी सही है कि इसमें राहुल और उनके बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जो थोड़ा बहुत तल्खी आई, क्योंकि राजनीति जो मैंने पहले कहा कि परसेप्शन की होती है, उस परसेप्शन की वजह से थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी ने लाभ उठाने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो समीकरण ठीक हो गए, क्योंकि ये कांग्रेस भी जानती है, कांग्रेस भी उतनी ही परेशान है जितनी कि तेजस्वी की आरजेडी है, उतनी ही जितनी कि समाजवादी पार्टी है या और राजनीतिक दल है। वो सब इस बात को लेके चारों तरफ से घेराबंदी कर रहे हैं और ये इलेक्शन जो है, बिहार का इलेक्शन, ये देश की राजनीति और राज्यों की राजनीति में बदलाव लेके ला सकता है। क्या सर कह रहे हैं कि लोग बिहार में अगर बदलाव होता है तो उत्तर प्रदेश में भी उसकी बयार आएगी, उसका असर दिखेगा? नहीं, निश्चित। मैंने राज्यों की जो बात कही वो यही है कि उसका असर राज्यों पे भी पड़ेगा और 27 के चुनाव, मतलब अब 26-25 खत्म होगा, अब 26 शुरू हो गया। अब ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाएगी और उसका चूँकि सीमावर्ती राज्य है, उसके जितने भी पूर्वांचल के राज्य हैं वो बिहार के लोग, वहाँ के लोग यहाँ हैं, यहाँ के लोग वहाँ हैं, उनकी रिश्तेदारियाँ यहाँ वहाँ हैं, तो उसका चुनाव तो निश्चित रूप से पड़ेगा। और पूर्वांचल में ही प्रधानमंत्री की भी सीट है, ये भी एक बात है। और प्रधानमंत्री की सीट पिछली बार जो है, जो 5-7 लाख से जीते थे, वो बाल बचे बस, मतलब लाख 1.5 लाख वोट पे आकर सिमट गए। तो ये संदेश तो जा रहा है। वहाँ भी सर मायावती देखिए अलग ही लड़ रही चुनाव। मैंने आपसे कहा ना, तो कहीं भी मायावती ने ये कहीं संदेश नहीं दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हैं। उनकी चुप्पी ने ये सीधा सीधा संदेश दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए ये बात सोचना कि एमडी बन जाएंगी, वो संभव कतन नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये प्रमोद गोस्वामी सर हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि मायावती जब तक ये नहीं तय करेंगी कि वो कहाँ हैं, बीजेपी के साथ हैं, अकेले हैं, एक मैसेज क्लियर जब तक जनता में नहीं जाएगा, तब तक मायावती का कुछ होने वाला नहीं है। रही बात बिहार चुनाव की, तो अगर वहाँ बदलाव होता है तो आसपास के तमाम सारे जो राज्य हैं उनमें भी बदलाव की बयार दिखेगी। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।